माइक चेक करें एक बार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में। मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। आज चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की, और इसी के साथ मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रही है, उसी के बीच में एक बड़ी खबर, एक दुखद खबर हम लोगों के बीच आ रही है। दरअसल मुंबई के कुर्ला के नायक नगर में 4 मंजिला पुरानी इमारत के गिरने की खबर सामने आई है, और इसी में कई लोगों के अंदर दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी के साथ एक शख्स की मौत की भी खबर हमारे सामने आ चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे के होते ही साथ ही में फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां और पुलिस की गाड़ियां वहां पे मौके पे मौजूद रही हैं। लेकिन ये पूरा जो मामला है इस तरीके से सामने आ रहा है, जिसमें कई लोगों की, लगभग 20 से 25 लोगों की वहां पे फंसे होने की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ में एक अगली खबर के हम रुख करेंगे। दिल्ली के पुलिस में, दिल्ली पुलिस की जो IFSO की जो यूनिट है, उन्होंने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर आपने कल से देख रहे होंगे, आप न्यूज चैनल पर काफी ज्यादा छाई हुई है। और इसी के साथ आपको बताते चले कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो IPC की धारा 153 और 295A के तहत की गई है। अब आपको बताएंगे शॉर्ट में कि ये दरअसल होता क्या है। ये जो धारा है, ये दरअसल आपको बता दें IPC की जो धारा है 1860 के अध्याय 8 की धारा 153 में केवल दंगा भड़काने को लेकर ये खबर जो है आई है। दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए ये प्रावधान बेसिकली रहता है। इसके अलावा बता दें 295A में कोई भी व्यक्ति जो भारतीय समाज के किसी भी वर्ग को या किसी भी धर्म या फिर धार्मिक विश्वासों को अपमान करता है, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर ऐसे शब्द बोलता है, उसको इसके तहत रखा जाता है। और मोहम्मद जुबैर को इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं यहाँ पे प्रफुल्ल। आइए इनसे ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं। दरअसल इस पूरी खबर में क्या चल रहा है, इस पर अच्छे से बातचीत करेंगे। तो प्रफुल्ल, क्या लगता है कि ये मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है, और इधर नुपुर शर्मा के बयान के बाद में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया लोगों की ओर से इतनी ज्यादा होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस तरीके से सामने नहीं आई थी, क्या लगता है इस पे क्या चल रहा है? देखिए, गिरफ्तारी हुई है जुबैर की। अगर जैसे रात कल एक दिन के लिए स्पेशल सेल बुलाती है और उसके बाद जुबैर को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। एक दिन का उनको रिमांड पे भी ले लिया जाता है, एक दिन का मतलब कस्टडी। और उसके बाद में सोशल मीडिया से लेके अलग अलग जगहों पे, तमाम जगहों पे ये बात शुरू हो जाती है कि जुबैर की गिरफ्तारी जो हुई है किस बिना पे हुई है। दरअसल उसमें एक मूवी का, उन्होंने एक मूवी है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी मूवी है, और उस मूवी का एक फोटो उन्होंने शेयर किया था जिसमें होटल का नाम जो था दरअसल उसमें हनुमान होटल था। तो वो एक क्लिप शेयर करके उन्होंने उसको लिखा था। फिर एक हनुमान और हनीमून करके वो थोड़ा सा हनीमून के नाम पे वो अपनी वाइफ को लेके आता है, लेकिन दरअसल उस होटल का नाम जो लिखा रहता है हनुमान होटल होता है। मतलब हा और वो नू का जो बीच का होता है मात्रा वो काट दिया जाता है। तो उसको उन्होंने पोस्ट किया था। उस पर एक हनुमान भक्त करके एक कोई कुछ लोग तो बता रहे हैं कि फेक आईडी है। उसने FIR दर्ज करता है, और FIR के बाद उसी की वजह से जुबैर की गिरफ्तारी होती है। लेकिन जुबैर की गिरफ्तारी इधर भी इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ था, क्योंकि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जब डेरिवेटरी स्पीच देते हैं, मतलब मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ बोलते हैं, गलत शब्द, गलत बयानबाजी करते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं एक भारत की छवि धूमिल हुई। तो उसका भी जिम्मेदार अगर किसी को ठहराया गया तो वो जुबैर को ठहराया गया। जैसे आप यति नरसिंहानंद की स्पीच सुनेंगे, वो भी बोलते हैं कि नुपुर शर्मा को बदनाम करने वाला कौन है? जुबैर है। भारत की छवि खराब करने वाला कौन है? जुबैर है। दरअसल जुबैर अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं। अल्ट न्यूज के बारे में लगभग सब कोई जानता है, क्योंकि बड़े बड़े जब दिग्गज लोगों ने रिट्वीट किया है, ट्वीट किया है, आई स्टैंड विथ जुबैर खान के नाम से ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, तो शायद जुबैर के बारे में अगर हर्ट करते हैं, ईश निंदा अगर करते हैं तो आपको सजा होनी चाहिए। बट आप निष्पक्ष हैं कि नहीं है? आप संवैधानिक तरीकों से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप एक लीगल प्रोसेस है उसके अनुसार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पुलिस की कार्रवाई पे हमेशा सवाल खड़ी होती है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है। अब देखिए, जिसकी तलाश थी, कहते हैं ना कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा, और उसके बाद में तमाम नाम हैं जो जिनके अगर हम बात करें तो डेरिवेटरी स्पीचेज हैं उन्होंने दिया है। अच्छा, वी स्टैंड विद दिल्ली पुलिस भी ट्रेंड हो रहा है, इस पे क्या आपकी? देखिए, दो पक्ष है, हर पहलू के ना दो सिक्के होते हैं।
मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों तरफ से लोग होते हैं। कुछ लोग जुबैर को गलत मानेंगे, कुछ लोग जुबैर को सही मानेंगे, कुछ लोग दिल्ली पुलिस के फेवर में जाएंगे, कुछ लोग दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में भी जाएंगे कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई गलत है। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर निष्पक्ष है तो दोनों तरफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इस कार्रवाई को गलत नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि अगर जुबैर गलत है तो उनको सजा होनी चाहिए। अगर जुबैर ने किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया है तो उसके लिए वो गुनहगार है। अगर जुबैर के एक पोस्ट से किसी का भी अगर धार्मिक भावनाएं आहत होती है तो उसके लिए जुबैर गुनहगार है। लेकिन उसके पैरेलल और भी कई चीजें हैं, उसके लिए लोग दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर जुबैर की गिरफ्तारी को देखें तो सोशल मीडिया पे दोनों तरह की बातें चलती है, तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे दो लोग बढ़ चुके हैं आपस में, एक लोग जो दिल्ली पुलिस का सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे जो जो पूरी तरीके से इनका खंडन कर रहे हैं। इस तरीके से ये जो गिरफ्तारी हुई है उसको कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। तो अब इसी सब चीजों से आगे उठ के हम ये सोचना चाहिए कि ईश निंदा काफी हद तक सही है या गलत है। अगर गलत है तो सजा दोनों ओर होनी चाहिए, एक और नहीं। और इसी की चीजों को लेकर हम अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। तो अगली जो बड़ी खबर है वो विदेश से जुड़ी हुई है। अमेरिका के टेक्सास से डरा देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सैंट एंटिनो शहर में एक ट्रक के अंदर 46 लोग मृत पाए गए हैं। कानून प्रवर्तक अधिकारी ने इस घटना को दिल दहला देने वाली घटना के तरीके से बताया गया है। और आपको बता दें कि ये सबसे ज्यादा घातक, हालिया में जो खबरें चल रही है, सबसे ज्यादा घातक खबर के रूप में सामने आई है। अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के सियासी घमासान को तो आप देख ही रहे हैं और इस पे ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं संजय राउत के एक बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने काफी हद तक जो बागी नेता हैं उन पे निशाना साधा है। क्या क्या कहा है हम आपको बताते हैं। कल यानी रविवार को संजय राउत ने बागी विधायकों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। ये बयान में उन्होंने कहा था कि 40 लोग जो वहां हैं वो जिंदा लाश हैं। और इसके अलावा क्या कहा है, उनको मुर्दा कहा है और कहा है कि ये 40 लोगों के जो शव हैं वो यहाँ आएंगे, उनकी आत्मा मरी हुई है और ये लोग जब उतरेंगे तो इनका मन से जिंदा नहीं होंगे। और इसके बाद में इस पे उन्होंने सफाई भी दी जब इन्हें लगा कि इनका बयान गलत तरीके से सामने आ रहा है और लोगों के बीच में इस तरह की भावना फैला रहा है कि लाश बोल दिया है या फिर मुर्दा बोल दिया है। तो इस पे किस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए अपनी सफाई दी है, वो उस पे बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो 40 साल तक पार्टी पे रहते हैं और फिर भाग जाते हैं, राम मनोहर लोहिया का इन्होंने नाम लिया कि ये जो पार्टी पे रहते हैं, ये लोग जो भाग जाते हैं उनका जमीर मर गया है, तो उसके बाद बचता क्या है, जिंदा लाश है वो लोग। और ये राम मनोहर लोहिया के शब्द हैं, मैंने किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का काम नहीं किया है, मैंने सत्य कहा है। ऐसा कह के उन्होंने अपनी बात में सफाई देने की कोशिश करी है। इसी पे महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रही है और जो पिछले दिनों से लगातार चीजें चलती सामने आ रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया हो, इसी पे हम ज्यादा बातचीत के लिए हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं गुलाम, इनसे बात करेंगे। महाराष्ट्र पे आपको क्या लगता है, क्या चल रहा है और क्या चीजें अब सामने आती नजर आ रही है और कितनी जल्दी ये सब फैसला, जैसे फ्लोर टेस्ट है, ये सब चीजें कैसे सामने आएंगी और कब आएंगी? वैशाली, अभी महाराष्ट्र से दो खबर है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दोनों शिंदे गुट और भाजपा में बातचीत चल रही है सरकार बनाने को लेकर, और यह जब क्लियर हो जाता है, उन दोनों में मंथन हो जाएगा, तो उसके बाद फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी। तो पहला जो सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, तो उसमें शिंदे गुट के तरफ से जो पुराने उनके साथ 8 मंत्री हैं, उन सभी के लिए मंत्री पद मांगा जा रहा है। कुछ नए नामों का भी उसमें जिक्र है। नए नाम में दीपक केसरकर, प्रकाश आंबेडकर, संजय रायमुलकर और भी अन्य 1-2 नाम है जिनके लिए मंत्री पद मांगा जा रहा है। इसके साथ पहले प्रस्ताव भाजपा को ये दिया जा रहा है कि भाजपा शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए। अगर बात नहीं बनती है तो फिर डिप्टी सीएम पे शिंदे के लिए बात बनेगी और सरकार में वो शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है, जब इन दोनों के बीच में बात हो जा रही है तो फ्लोर टेस्ट की मांग की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में शिवसेना की गठबंधन में जो तीनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी, दोनों ने तीनों अलग अलग कोर्ट में जाने पे विचार कर रही हैं, क्योंकि अलग अलग जाएंगे तो ज़्यादा टाइम इसमें खींचेगा और फ्लोर टेस्ट में लंबा टाइम होगा। वो फ्लोर टेस्ट को टालना चाहते हैं, तो इसलिए ये तीनों अलग अलग कोर्ट में जाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने अभी कहा है कि ये लोग, अगर फ्लोर टेस्ट की प्रस्ताव आता है, अगर राज्यपाल इस पे फैसला कुछ लेते हैं, तो हम कोर्ट में जाएंगे। और तीनों पार्टियां अलग अलग जाएंगी, अलग अलग दिन जाएंगी। इससे क्या होगा कि लंबा टाइम लगेगा, तो यह लोग इस फ्लोर टेस्ट को टालना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये फ्लोर टेस्ट को टालने की तैयारी हो रही है? इस तरीके से इस सियासी घमासान में अपडेट लगातार जारी है। हम लगातार देख सकते हैं, कभी अभी उदय सावंत ने भी कल पल्ला झाड़ दिया वहां से और शिंदे के गुट में शामिल हो गए। तो इसी के साथ में
आगे की अपडेट से आपको रूबरू कराते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए और इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।